नज़र से देख रहे हैं आप? संभल में जो भी कुछ हुआ जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि 19 तारीख को सर्वे की शुरुआत हुई थी, 20 तारीख को पोलिंग होनी थी, पहली चीज़ उसको पोलिंग पर असर डालने के लिए। उसके बाद 23 तारीख को जो है जब रिजल्ट आ गए, 24 तारीख को सारा का सारा उग्रवादी ये कांड जो है जन्म ले गया। क्यों? क्योंकि 23 तारीख को जो हेरा फेरी हुई महाराष्ट्र में, जितनी भी हेरा फेरी चुनावों में हुई है, उस सब पे पर्दा डालने के लिए 24 तारीख को फ़ौरन से फ़ौरन ये क्रिएट कर दिया गया। आपको ये देखा कि महाराष्ट्र में चुनावों में कितनी बड़ी हेरफेर हुई है। एक जो है वहाँ से जो एक मनसे का उम्मीदवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार जो है अपने इलाके से खड़ा होता है और उसे मात्र कितने वोट मिलते हैं? 2 वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मतलब अपनी जहाँ पे उसका बूथ है, जहाँ पे उसका वोट डलना है। उसके परिवार में 18 लोग, उसे वोट मिल रहे हैं गिनती के 2, उसके 16 वोट उसके घर के ही गायब हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका यूपी का अगर देखा जाए तो कुंदर की विधानसभा 65% मुस्लिम वोट, 65% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी वहाँ पे जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीता है 2.25 लाख वोट लेकर, और 1,44,000 के लगभग की उसने जीत जो है दर्ज हासिल करी है। अब उसमें साफ साफ, जबकि पूरा देश जानता है, पूरा यूपी जानता है कि मुसलमानों की हालत यूपी में क्या करी हुई है, उसके बावजूद भी उन मुस्लिमों का रातों रात इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने कहा कि सारे बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया और अपने मुस्लिम कैंडिडेट को 27,000 वोट दिए समाजवादी पार्टी को। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, महाराष्ट्र में ही एक गांव में लगातार कांग्रेस का किसी भी को पार्टी का वोट ही नहीं है, कांग्रेस का 0 वोट वहाँ पे कांग्रेस को मिला है। और वहाँ पे सारे जो है वहाँ पे लोग आ गए प्रदर्शन करने के, जी हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था। करीब 6,000 वोट वहाँ पे गांव के, 2 गाँवों के 6,000 वोट, और वो 6,000 के 6,000 लोग कह रहे हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा एक भी वोट जो है कांग्रेस को गया ही नहीं है। तीसरी चीज़। अब उसके बाद आती है नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ? नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से करीब 5.5 लाख वोट लेके जो है नांदेड़ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, 1450 वोटों से उसने जीत हासिल करी। उसी नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र। 6 की 6 सीटों पे जो है बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं और 25,000 प्लस से जीते हैं। उनके 6 के कैंडिडेट का टोटल करा जाए तो उन्हें वोट मिलते हैं 4.5 लाख, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलते हैं 5.5 लाख वोट। अब ये कैसे पॉसिबल है साहब? एक आदमी जब वोट देने जा रहा है, वहीं पे उसके लिए मशीन रखी है एमपी के लिए, सीट के लिए और विधानसभा के लिए। वो एमपी के लिए तो कांग्रेस को चुन रहा है, विधानसभा के लिए वो उसको चुन रहा है बीजेपी को। चलो 1 सीट पे हम मान भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है, 2 सीट पे मान सकते हैं, 3 सीट पे मान सकते हैं। 6 की 6 सीटों पे क्या है पॉसिबिलिटी है? कहने का मतलब है 6 की 6 सीटों पे पॉसिबिलिटी है नहीं ना। और जबकि वोटों में फर्क कितना? 1 लाख का वोट का फर्क आ गया। 4.5 लाख से 6 के 6 कैंडिडेट जीता है, लेकिन 5.5 लाख से एक अकेला जो है कांग्रेस का जीतता है। 1 लाख वोट जो है वो उसके कम हो गए विधानसभा में, पहली चीज़ तो ये सारी घटनाओं को छुपाने के लिए 24 तारीख को इसको संभल को अंजाम दे दिया गया। अब सारे लोग आके संभल 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 संभल, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई महाराष्ट्र उपचुनावों में क्या हुआ, यूपी के उपचुनावों में क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनावों में क्या हुआ। सब ने एक बार एक ही दिन में सबकी बोलती बंद हो गई। 23 को रिजल्ट आ रहा है, 24 को संभल की घटना आकार ले जाती है। 25 तारीख से सारा मीडिया संभल के पीछे पड़ा हुआ है। किसी ने महाराष्ट्र के चुनावों के लिए उंगली नहीं उठाई, किसी ने कुंदर की विधानसभा के लिए उंगली नहीं उठाई, किसी ने नांदेड़ के लिए लोग से उंगली नहीं उठाई। जी 5 लोगों की मौत भी हो गई है, बिल्कुल जाहिर बात है। गरीब आदमी मारे ही जाएंगे, उनका क्या है, उनके जिम्मे तो उनकी मौत ही है। जी जी बिल्कुल मारे जाएंगे। जब प्रशासन सुने उन्हें मारेगा, गोली चला के उन्हें मारेगा, साफ साफ पुलिस वाले कह रहे हैं मारो बे सालों को, गोली मारो बे इन्हें, तो सीधी सी बात है उनकी तो मौत होनी ही होनी है। आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते। संविधान सभा आज है, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हुआ था। आज बीजेपी बड़े जोर शोर से संविधान दिवस मना रही है। और सबसे ज़्यादा हत्या करने वाली कौन है? बीजेपी, संविधान की हत्या करने वाली। आप एक इसी चीज़ में अगर इसको कानूनी पहलुओं पर अगर जाते हैं, कानूनी पहलू के हिसाब से जो है अगर आप सिविल मुकदमा कोई भी दायर करते हैं तो संबंधित पक्ष जो है उसको नोटिस जारी होगा, अपना पक्ष रखने के लिए उसे टाइम दिया जाएगा, जो कि अमूमन कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम होता है कि आप अपने काउंसिल के थ्रू, वकील के थ्रू या आप स्वयं पेश होकर इस मामले पे अपनी जो है वाद अपना दाखिल करो। वहाँ उसका पूरा उल्लंघन करा गया। 10 बजे एप्लीकेशन दायर होती है, 12 बजे उस पर फैसला हो जाता है, 2 बजे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, 4 बजे कोर्ट कमिश्नर लाव लश्कर के साथ जाके वहाँ पे पहुँच जाता है अपने साथ। उसके लिए संविधान को तार तार आपने कर दिया। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक हमारे संविधान में एक है एडवर्स पोजीशन, जिसे कहा जाता है कि अगर 12 साल से किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति काबिज है और 12 साल तक उस पर अगर कोई भी व्यक्ति उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता, ये जगह मेरी है, ये जगह किसी और की है, तो वो जगह ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है। अब ये मस्जिद कब की बनी हुई है? 1526 से 1530 के बीच इसका आकलन करा जाता है। 1530 से आज कितने साल हो गए? 500 साल हो गए। 500 सालों से ये उनके कब्जे में है, मस्जिद है। एडवर्स पोजीशन का कानून जो लागू होता है 12 साल के लिए वो वैलिड होता है। 12 साल छोड़ो, यहाँ तो 500 साल हो गए। अब 500 साल बाद आपको याद आ रहा है, आप उस पर अपील दाखिल कर रहे हो, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, आज तक का सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक मुकदमा, फास्ट ट्रैक जो है ये हमने आज तक संविधान में पहली बार देखा है। पूरे 50 सालों के संविधान को होने जा रहे हैं, उसमें पहली बार ऐसा देखा है कि 10 बजे अपील दायर होती है, 12 बजे उस पर फैसला हो जाता है, 2 बजे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है, 4 बजे वो सर्वे करने के लिए पहुँच जाता है। संविधान तार तार कर दिया।
सीधी सी बात है। शर्मा जी ये बताइए, पत्थर चलाएंगे तो क्या फूल बरसाएंगे उनके बिल्कुल जी, ऊपर? जेन्युइन बात है, पत्थर नहीं चलाने चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं सीधे घर पे आपके लाव लश्कर लेके आपके घर पे कब्जा करने पहुंच जाता हूँ, आप क्या करोगे? कानून पे भरोसा जताओगे, पुलिस बुलाओगे, और पुलिस भी मेरे साथ ही खड़ी है, फिर आप क्या करोगे? आप बिल्कुल भी विरोध नहीं करोगे? करोगे ना? जाहिर सी बात है। और मैं ऊपर से आपको माँ की बहन की दुनिया भर की गालियाँ दूंगा, भड़काऊंगा मैं आपको, तो आप बदले में कुछ तो करोगे ना। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, सीधी सी बात है। आप ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो? मैं बार बार दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। अभी हमारी ये रामलीला हुई थी, यहाँ बगीची माधव दास से जो है शोभा यात्रा निकली, इस कोने से लेकर फतेहपुरी मस्जिद से होते हुए पूरा पुरानी दिल्ली उसने कवर करा। दोनों तरफ से जो उनके ऊपर फूल बरसाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भड़काऊ नारे नहीं लग रहे थे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए जा रहे थे। पूरे मुस्लिम एरिया और दोनों तरफ होने के बावजूद ये नहीं कहा जा रहा था कि मुस्लिमों तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। तो जाहिर सी बात है, लोग उसमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। ये देखिए, ये तो हम तो आम इंसान हैं। श्री कृष्ण का जो है संयम, वो भी 99 गालियाँ खाने के बाद, शिशुपाल ने जब 99 गालियाँ दी थी, 100वीं गाली के बाद तो श्री कृष्ण का भी संयम खत्म, जवाब दे गया था, धैर्य जवाब दे गया था। तो फिर आम इंसानों की क्या बिसात? आम इंसानों के ऊपर आप 500 साल बाद लाके आप ये बात करते हो। फिर मैं दोबारा से उदाहरण देता हूँ, हीरा जैन मंदिर लाल किले के समकालीन है। यहाँ पे सारी सेना उनकी बैठी हुई थी, शाहजहाँ की सेना होती थी, शाहजहाँ के शिल्पीकार थे, वास्तुकार थे, सारे के सारे। उन्होंने यहाँ अपनी झोंपड़ियाँ बनाए, अपने यहाँ पे मंदिर बनाया, मस्जिद बनाए। अब वो आके आ जा रही है, कहने लगे यहाँ पे जो मस्जिद वाले जो तो मुसलमान भी थे, वो आके कहने लगे जी हम तो यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे, हम तो यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे, हम तो यहाँ मुसल्ला बिछा के अपनी वो नमाज पढ़ते थे। हटाओ इस जैन मंदिर को, हमें दो, ये तो दे दोगे आप उन्हें? आगे गौरी शंकर मंदिर है, आप दे दोगे उन्हें? इस कोने से फतेहपुरी मस्जिद तक लगातार यहाँ पे लेबर बैठी हुई थी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। यहीं बैठ के वो नमाज भी पढ़ते थे, यहीं बैठ के वो खाना भी खाते थे, सब काम करते थे। आज दे दोगे आप उन्हें? नहीं दोगे ना, किसी भी कीमत पे नहीं दोगे ना। तो फिर 500 साल बाद ये इन बातों को उठाने का क्या मकसद है? शर्मा जी, जज को भी तो कानून का पता है, जज ने कैसे? नहीं, जज को कानून का कुछ नहीं पता। एक आम इंसान, आप जो है ना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लॉ के स्टूडेंट से भी जाके इन दो चीज़ों पे सवाल आप मांग लोगे, जवाब मांग लोगे, वो भी बता देगा। जज ने पूरी तरह कानून का उल्लंघन करा है। कहीं भी किसी भी सिविल मैटर में भाई साहब, कोई भी एक आम आदमी जो जरा सा भी कानून जानता है, आप छोड़िए, एक नेचुरल कानून की हम बात करते हैं। ये जज साहब है, मैं इनके सामने अपील लगाता हूँ, जी फलाने आदमी ने मुझे गाली दी है, तो ठीक है भाई, मैंने इनके अपील लगा दी। वो जज आपसे सवाल तो पूछेगा, भाई तूने इसे गाली दी या नहीं दी, या सीधा मेरे फेवर में फैसला कर देगा, हाँ इसने गाली दी, मार साले को थप्पड़, हो जाएगा। एक नेचुरल कानून भी होता है, एक नेचुरल जस्टिस भी होता है, जिसे कहा जाता है एक नेचुरल जस्टिस। वो नेचुरल जस्टिस का पालन कहाँ हुआ साहब? दो चीज़ों का उल्लंघन यहाँ पे हुआ है। आज मौतें जो हुई, शर्मा जी, इनका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन है, और इसके अलावा कौन हो सकता है बताइए? कमिश्नर साहब का ये साहब उनका बयान आया कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है। बिल्कुल पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस की वीडियो ये मौजूद है मेरे पास, मैं दिखा दूं आपको पुलिस के वीडियो। गोली चलाते हो, मारो बे सालों को, मारो बे, गोली चलाओ बे, मारो सालों को इनके, ये रहे पुलिस वाले। और इससे पहले आपको याद है, इसी चुनाव में जब मीरापुर चुनाव हुआ था, वहाँ पे पुलिस वाले को आपने देखा था ना, औरतों के ऊपर पिस्तौल तान रखी थी, वो कौन थे? पुलिस वाले थे या मैं था, या ये भाई साहब थे, या ये भाई साहब थे, कौन थे वो? दंगाइयों को सबक तो सिखाएंगे। वो कौन से दंगाई थे मीरापुर में जो चुनाव में अपना वोट देने जा रहे थे भाई साहब? क्यों कर रहे थे वो उन्होंने तो कोई पथराव भी नहीं करा, वो तो अपना वोट डालने जा रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही है, पुलिस उन्हें रोक रही है। और पुलिस, आप सबसे बड़ी बात है, पुलिस तो आप किसके शासन में काम कर रही है? योगी जी के शासन में। प्रशासन किसका? योगी जी का। ये तो चलो पुलिस है। इससे पहले बहराइच दंगा हुआ, बहराइच दंगा आपको याद है? बहराइच दंगे में 2-3 दिन तक खूब मामला हवा हुआ। उसके बाद जब बहराइच में वहाँ पे जो लोकल एमएलए है, जब उसने जाके 8 बीजेपी के जो मंत्री, वहाँ के जो महामंत्री थे और जो जिलाध्यक्ष वगैरह थे, उनके खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि वो उसके घर पे हमला करने जा रहे थे, उसके बेटे को जो है इस मामले में खतरा था। जब उसने वो रिपोर्ट लिखाई, उसकी रिपोर्ट लिखी गई। अगले दिन क्या हुआ? 2 दिन बाद ही वो जो है वहाँ का एमएलए जो यू टर्न मार गया। क्यों भाई? तब क्यों यू टर्न मार गया? कब किसके शासन प्रशासन किसके दबाव में था? जाहिर सी बात है, योगी जी ने ऊपर से प्रेशर डाला, सब लोगों ने प्रेशर डाला, सीधी सी बात है। अब पुलिस, क्या आप सोच रहे हो कि पुलिस मुख्यमंत्री की खिलाफत कर सकेगी? एक आपको याद है ना, आईपीएस अमिताभ थे वहाँ पे गुजरात में, उन्होंने वो अमिताभ नहीं, दूसरे थे शायद, मैं थोड़ा सा नाम ध्यान से उतर रहा है, आईपीएस जो थे वो, जिन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया था, जो मोदी जी के खिलाफ है, आज तक वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई हुई है? बताइए आप, कौन सी सुनवाई हुई है? कैसी सुनवाई? आज तक नहीं सुनवाई हुई। लेकिन शर्मा जी, जो योगी जी के राज में कहते दंगा नहीं हुआ है जी, लेकिन अभी लगातार हो रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? ये तो अभी और भी होने हैं। और ये संभल का जो आप मसला, एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको। संभल के पास में ही जो है हमारे वो जो है सो कॉल्ड आचार्य है, सो कॉल्ड कथित रूप से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कभी वो राहुल जी की चमचागिरी करते घूमते थे, कभी प्रियंका गांधी का अपने आप को एडवाइजर बनाते थे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कल्कि धाम की स्थापना करनी शुरू कर दी है। अब जाहिर सी बात है, कल्कि धाम की स्थापना करेंगे तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने करना ही करना है, तभी तो उनके लोगों को चंदा मिलेगा, तभी तो उनका कल्कि धाम आकार लेगा। जब उन्हें चंदा मिलेगा, जब जाके हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे कि हाँ जी हाँ कल्कि धाम बन रहा है, जाके चंदा दो, जाके वो करो। अभी हिंदू विरोधी है क्या? वो जो बाबा है, बाबा बागेश्वर, ये कह रहे हैं कि वहाँ बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी से। हाँ जी, बाबा बागेश्वर कौन है? क्या उनकी आय है? क्या है वो बाबा के नाम पे? फ्रॉड नंबर 1।
सामने बैठा के अपने लोगों को पर्ची खोल के दिखा देता है, लो जी पर्ची मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। फेसबुक पे पत्रकार का सारी डिटेल डली हुई है, कल आपने अपना गृह प्रवेश करा था, आपकी भतीजी का नाम अदिति है, सारी डिटेल निकाल के उन्हीं बताता, उसी बागेश्वर को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आ जाए मेरे सामने बैठ के आधे घंटे शस्त्रार्थ कर ले। अगर ना पानी पिला दूं तो मेरा नाम शर्मा नहीं। अच्छा, अगर ना पानी पिला दूं उस व्यक्ति को तो मेरा नाम शर्मा नहीं। गारंटी देता हूं इस बात की। धर्म के नाम पे अगर वो मेरे से बहस कर ले बाबा बागेश्वर, आधे घंटे के अंदर ना उसको पानी पिला दिया तो बात है, आधा घंटा छोड़ो मेरे 4 सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा बंदा। वो इस तरह के आज के कथित ये जो है ना नए नए धर्म के ठेकेदार पैदा हो गए हैं और इनके पीछे लोग आंख बंद करके चल रहे हैं, जिन्हें अपने घर का नहीं पता होता। वैसे वो दुनिया भर की पर्चियां निकाल देता है, उसे अपने घर का नहीं पता कि उसके भाई के ऊपर जो है SC एक्ट में मुकदमा दर्ज होने वाला है। उड़ीसा रेल दुर्घटना हुई थी, लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे कि भाई क्या हुआ, आप तो दुनिया भर की पर्चियां निकाल देते हो, आपको उड़ीसा रेल दुर्घटना के बारे में पता नहीं चला। अगले का बयान क्या था, नहीं मुझे पता तो था लेकिन मैं बता नहीं सकता था। वाह भाई वाह, ऐसा ज्ञान किस काम का। अगर मुझे ABCD आती है और भाई साहब कहते हैं भाई साहब मुझे ABCD सिखा दो, मुझे ABCD तो आती है पर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया ज्ञान है साहब। कंगना रनौत का बयान आया कि कुछ लोगों को जो है लाया जाता है, कुछ रिफ्यूजी को लाया जाता है, उनके नकली आधार कार्ड पहचान पत्र बनाकर उनसे दंगा करवाया जाता है। ठीक है जी, संभल की घटना इसलिए हुई है। अच्छा, आप संभल में तो योगी जी का राज है, वो तो घुसपैठियों को घुसने नहीं देते। वो तो वहां जाके झारखंड में भी ताल ठोक के आए हैं कि हम घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। अब झारखंड का चुनाव खत्म, झारखंड में हो गई झंड, अब उसके बाद कौन सा घुसपैठी है, कैसे घुसपैठी। इससे पहले आप योगी जी की भाषा सुनो। POK में जब गए, जम्मू कश्मीर में चुनाव था, हम POK को वापस लाएंगे, हमारी सरकार बनवा दो, हम POK को वापस लाएंगे। और उससे पहला बयान जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है POK को वापस लेंगे। 6 महीने की समय सीमा खत्म हो गई, कहाँ है वो POK भाई, कौन सा तुमने एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव निपट के तुम्हारी सरकार नहीं बनी, अब POK भूल गए, बात खत्म। और रही बात घुसपैठियों की, अगर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, या बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है साहब, आपकी मेरी है, लोकल सरकार की है, किसकी है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, BSF की जिम्मेदारी है। BSF केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर BSF उनकी घुसपैठ नहीं रोक पा रहा तो फिर किस बात का BSF। सुबह आप कहते हो मोदी जी योगी जी की सारी टीम सुबह उठते खड़े होते सबसे पहले जम्बाई लेती है, देश सुरक्षित हाथों में है। ओके जी, देश सुरक्षित हाथों। शाम होते होते देश में घुसपैठिए बढ़ गए हैं, देश का जो है संतुलन गड़बड़ा रहा है, देश को सुरक्षा की गंभीर जरूरत है, देश है सुरक्षित हो चुका है। सुबह सुरक्षित हाथों में है, शाम को है सुरक्षित हो जाता है। कितनी बढ़िया। मस्जिद वहाँ से हटनी चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं। 1947 का वार्षिक एक्ट इसीलिए लाया गया था, जो चीज़ जहाँ जैसी है उसे वैसी की वैसी रहने दो, और ये इन चीज़ों में ना पड़ के आगे देखो कि हम देश की तरक्की लिए क्या योगदान दे सकते हैं। अगर नेहरू जी भी इसी मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रहते होते तो 5 साल के अंदर 6 IIT का उद्घाटन नहीं करते, IIM नहीं बनाते, डैम नहीं बनाते, ISRO नहीं बनाते, DRDO नहीं बनाते, किसी भी NTPC की स्थापना नहीं करते, अंतरिक्ष में हमारा यान नहीं जाता अगर वो मंदिर मस्जिद में उलझे रह जाते। आज आप मंदिर मस्जिद में उलझ के रह जाओगे, तरक्की कर लोगे भाई। पूजा तो लेकिन बीजेपी क्यों इस चीजों का उलझ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। बीजेपी के पास लास्ट एंड फाइनल सिर्फ एक चीज़ बनी है, हिंदू मुस्लिम करे जाओ और अपनी कमियां छुपाए जाओ। महाराष्ट्र चुनावों में देख लीजिए, यूपी के उपचुनावों में देख लीजिए, कितनी उन्होंने ढिठाई दिखाई है, लगातार संविधान को तार करा है, लगातार लोकतंत्र में बेशर्मी दिखाई है। अब उन सबको छुपाने के लिए आज उन्होंने जो है नया मामला दाखिल कर दिया संभल का। अब संभल ठंडा पड़ेगा तो कहीं और पहुंच जाएंगे। भी एक पानीपत की तीसरी मस्जिद और है। 1 मिनट जरा उधर हो जाए, और दारूबाजी 1 मिनट उधर हो जाए, इसे पीछे करना जरा, हटिए इसे जरा। सरकार हमारी है। हाँ ठीक है, इसे पीछे कर इसको, दारूबाजी। मोदी सरकार जी जी जी, ये हल्का। अरे यार इसे पीछे करो यार, शराबी को। हमारे शेर का दूध। हाँ ठीक है, शेर का दूध भी है, चूतिया चल। हाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी संभल में जाती है, काशी में बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों दारू पी के आए हैं? अब दिल्ली जीत के दिखाएंगे। भाई शेर का बच्चा, आप तो दारू पी के आए हो। शेर का बच्चा दारू पीते हैं क्या? मथुरा काशी बाकी है। आज तक यही नारा बार बार आता है कि झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज तक कभी ये नारा आया कि हमने 5 IIT खोल दिए, ये तो अभी झांकी है, 15 और खोलेंगे, ये बाकी है। आज तक ये नारा आया कि अफगानिस्तान से हमें जो तालिबान खत्म करेंगे, कभी ये नारा आया। बांग्लादेश में आज फिर से जो है इस्कॉन के जो हेड थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार का इस पे क्या रुख है? एक तरफ ये हिंदूवादी सरकार 24 घंटे हिंदू करने वाली है, 24 घंटे हिंदू करने वाली सरकार, आज बांग्लादेश में इस्कॉन के हेड को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। इस सरकार का क्या रुख है उसके ऊपर? हमारे भारतीयों को तो उल्लू बनाना इनके लिए बड़ा आसान है, विदेशियों को आंखें दिखा के दिखाओ ना। चाइना हमारा जो है 5 साल से वीजा रोके बैठा है।
चाइना हमारा पिछले 5 साल से 2019 के बाद से हमारा चाइना जो है कैलाश मानसरोवर का जो है वीजा रोके बैठा है। आज तक चाइना को आंखें नहीं दिखा पाए कि हाँ हमारा वीजा जारी करो, हमारे जो दर्शनार्थी हैं, हमारे श्रद्धालु जो है कैलाश मानसरोवर जो है उसकी यात्रा करना चाहते हैं, नहीं है, चुप है वहाँ पे। ये झांकी क्यों नहीं दिखाते कि हाँ जी ठीक है हम बांग्लादेश में जो है अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो हम बांग्लादेश को आंखें दिखाएंगे। ये तो अभी झांकी है, झांकी वो थी जब बांग्लादेश को आंखें दिखाई गई थी और 13 दिन में जो है पाकिस्तान की 13वीं कर दी। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान का जन्म हो गया था। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। इसे कहते हैं झांकी दिखाना। और निक्सन के भारी विरोध के बाद इसे कहते हैं झांकी दिखाना। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, इसे कहते हैं झांकी दिखाना। मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा ये बताइए। मस्जिद की हिफाजत सरकार को भी करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, सबके पूजा स्थल अपने। गिरफ्तारी हो रही है 5 लोग, वो तो होगी सर, वो तो होगी, जाहिर सी बात है। अभी तो मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ गिरफ्तारी भी होगी। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। 25 जो है हाँ सांसद के खिलाफ भी हो गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो पीछे ऑर्डर आया था कि 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अब 15 दिन का इंतजार करने के बाद सबके घरों पे नोटिस चस्पा हो जाएगा, सबके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। यही हरकत होनी है और इसके अलावा कुछ नहीं होना। ना वहाँ विकास होना, वहाँ कोई और बात होनी, कुछ नहीं होना। 15 दिन बाद सबके घरों पे बुलडोजर। जो वहाँ पे 5 मुसलमान मरे उनके लिए क्या इंसाफ होगा? कोई इंसाफ नहीं होगा सर। इस सरकार में अगर आप मुसलमानों के खिलाफ इंसाफ की उम्मीद रखते हो तो आप दूध पीते बच्चे हो साहब। आपके मुंह में शहद का निप्पल है, दूध की बोतल नहीं है। शर्मा जी जब सीधी सी बात, बहराइच वाला मामला था, राम गोपाल मिश्रा मारा गया, बहुत दुख हुआ। उनसे मिले थे क्योंकि वो हिंदू था ना, वो इनके स्वयं जातीय था, विजातीय थोड़ी था, वो विधर्मी थोड़ी था वो। अभी इनके लिए तो मुसलमान तो विधर्मी है, उनसे जाके क्यों मिलेंगे? योगी जी इस पे कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। गारंटी से दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी कि आपने पथराव करा, आपने जो है दंगा फसाद करा, आपने जो है गोलियां चलाई, आपने जो है हंगामा करा। इसलिए अब 15 दिन का नोटिस देके उनके घर और तोड़े जाएंगे। भी 15 दिन के अंदर देख लेना बुलडोजर चलेंगे। नहीं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पुलिस कह रही है। ये पुलिस उस वक्त कहाँ सोई रहती है जब ये तीन नरसिंहानंद भड़काऊ भाषण देता है? ये पुलिस कहाँ सोई रहती है जब टाइगर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है? ये पुलिस कहाँ सोई रहती है जब प्रज्ञा ठाकुर कहती है अपने घरों में हथियार तेज कर लो, चाकू छुरियां तेज कर लो, नहीं तो कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है? ये पुलिस तब कहाँ सोई रहती है जो ये बाबा बागेश्वर, कथित बाबा बागेश्वर कहता है कि 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर उतरना होगा मारकाट मचाने के लिए? तब ये पुलिस कहाँ सोई रहती है? कहाँ सोई रहती है पुलिस? तब पुलिस को अपना याद नहीं आता कि हमारा भी कोई वजूद है, हमें भी किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यति नरसिंहानंद ने खुल के कहा था रावण का पुतला क्यों जलाते हो? पैगंबर मोहम्मद का पुतला जलाओ, उनको आग लगाओ, और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। उसको जेल में डालने के बदले पुलिस उसकी सुरक्षा करती है। तब ये पुलिस कहाँ चली जाती है? तब ये प्रशासन कहाँ चला जाता है? साफ दिख रहा है एक तरफा कार्रवाई चल रही है और इसके लिए अब जय जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। जनता के खड़ा हिंदू जाग गए हैं शर्मा जी, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हिंदू जाग गए हैं। हिंदू इतने जागे कि अभी छठ के पूजा जब हुई थी बेचारे बाथरूम में सो रहे थे, वो टॉयलेट सीट पे सो रहे थे। टॉयलेट जाने तक का 22 घंटे उनको खड़े होने का सफर जागा। कितने बढ़िया जागे, इतने शानदार वो जागे हुए हैं। जागे हुए कौन है? मुट्ठी भर, सिर्फ मुट्ठी भर। और इसे जागना नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। जहाँ मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बाबर ने बनाई है, वहाँ सब जगह निकाला जाएगा मंदिर बनाई। ठीक है जी, मान ली हमने आपकी बात। 500 साल में बाबर ने जो मस्जिदें बनाई, आप उनको तोड़ तोड़ के उनके नीचे के मस्जिद निकालोगे। उस 500 साल से पहले आप पीछे 500 साल और जाओगे, तब क्या होगा? उसके बाद किनको निकालोगे आप? उस और 500 साल पहले जाओगे, फिर क्या निकालोगे? कल को डायनासोर भी आके कहेंगे भैया ये तो जगह मेरी थी, हटो यहाँ से, तुम कौन हो? हम तो यहाँ रहते थे। फिर सारी आज की जमीन जो है, शहरी जमीन जो है, सारी ग्रामीण जमीन होती है। ग्रामीण जमीनों में जब खेती होती है, खेती एक्वायर होती है, खेत की जमीन एक्वायर होती है, शहर की कॉलोनियां कट जाती हैं। अब वो पुराने खेत मालिक आके कहने लगे भाई ये तो जमीन मेरी, हटो यहाँ से। फिर क्या करोगे? हमारे अपने खुद के खानदान का जो है मोदी नगर मेन रोड है, मेरठ मोदी नगर मेन रोड पे जो उल्टे हाथ पे स्वामी नारायण राम मंदिर बना हुआ है, उसमें हमारी 500 गज जमीन थी मेरे दादाजी की। उस वक्त उन्होंने जमीन दान कर दी। आज मैं जाके उस पर दावा ठोकूं, मुझे दे दोगे जमीन? मुझे दे दोगे भाई ये तो मेरे दादा की जमीन थी, ये 500 गज का टुकड़ा मेरे दादा का था, मुझे दोगे? कौन देगा? नहीं देगा ना कोई भी। जो मेरे दादा ने कर दिया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। मतलब संभल में मस्जिद रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। और संभल में नहीं, हर जगह। आज की डेट में जो चीज जहाँ जैसी है उसे वैसा छोड़ो, और उसके बाद देश की तरक्की किस चीज में होगी इस चीज को देखो भाई साहब। देश चारों तरफ से आज घिरा पड़ा है। आज हमारे माननीय अमित शाह जी जो है कनाडा और अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, आपको मालूम है? उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जा रही है। अडानी जो है अमेरिका की यात्रा नहीं कर, देश में सब कुछ खरीद लेगा लेकिन एक अमेरिका की टिकट नहीं खरीद सकता वो। अजीत डोभाल जो है उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी हो चुका है। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हो चुके हैं। और यही अमेरिका था जब इसने 20 साल तक जो है मोदी जी को वीजा नहीं दिया था। आप उन चीज़ों को तो याद करो कि ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई थी। आज हमारे वो नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, भूटान हमें आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका में आंखें दिखा रहा है, अफगानिस्तान हमें आंखें दिखाता है, बर्मा में आंखें दिखाता है,
और भारत कौन सा देश है जिसके साथ हमारे संबंध मौजूद है? मालदीव जैसा इतना सा देश, 5 लाख की आबादी वाला देश, वो हमें हड़का देता है, ओए तुमको ना चलो अपने 83 सैनिक तुम्हारे यहाँ पे इन्हें निकालो और यहाँ से गायब करो, इनका पैकअप करो, निकलो यहाँ से तुम। और फिर उसके बाद वो किसी दिन आ जाता है यात्रा पे तो कहते हैं अरे देखो देखो वो तो आ गया भागा भागा। लेकिन शर्मा जी विपक्ष को वहाँ में जाने नहीं दे रहे, रास्ते में रोक रहे हैं। बिल्कुल रोकेंगे, वो तो उन्हें पता है कि विपक्ष जाएगा तो हकीकत खुलेगी, विपक्ष के पीछे लोग इकट्ठे होंगे तो इनका जो नैरेटिव चलाया गया वो ठंडा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तो क्यों जाने देंगे? वो नहीं जाने देंगे, उन्हें तो अपना एजेंडा चलाना है ना। सीधी बात है, सारा उल्लंघन तो सबसे पहले उन जज साहब ने करा। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आपको मजे की बताता हूँ, इसमें जो वो है ना सर्वेयर विष्णु शंकर जैन, पूरे देश में एक अकेला वो वकील बचा हुआ है कि जो सारे विवादित स्थलों का जाके सर्वेयर बन के पहुंचता है और वही जाके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, उसमें भी वही कोर्ट कमिश्नर है, अब इस मस्जिद में उसमें भी वही कोर्ट कमिश्नर है, इससे पहले राम मंदिर में थे उसमें भी कोर्ट कमिश्नर वही था, मथुरा का जो है उसमें भी कोर्ट कमिश्नर। पूरे देश में एक इकलौता इतना ज्ञानी वकील बना हुआ है कि जिसको कोर्ट कमिश्नर बनने के लिए कोर्ट फौरन परमिशन दे देती है। नहीं, हाईलाइट नहीं, वो सब इन्हीं का चलाया हुआ एजेंडा है, सब इन्हीं के लोग हैं। वो इस पे राहुल गांधी साहब विपक्ष के नेता है, वो क्या एक्शन ले रहे हैं? वो एक्शन ले रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। और एक्शन की बात आज उन्होंने बहुत अच्छी एक बात करी है, देर आए दुरुस्त है। आज खड़गे साहब ने ईवीएम पे सवाल उठाया और उन्होंने बोला कि हम ईवीएम के खिलाफ जनयात्रा निकालेंगे। देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये काम इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी लोकतंत्र को बचाने की संभावना मौजूद है। राहुल गांधी जी की पूछिए, राहुल गांधी वो जाने वाले तो हैं, उनको रोक दिया गया भाई जाने से। और बताइए कैसे करें? हाँ, संविधान दिवस की आप बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चोरी से समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान में जोड़े, सेकुलर जो शब्द है आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया ना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान नहीं हटेगा प्रस्तावना से। अब बताइए, अभी तो आज संविधान आज ही आप उसकी इज्जत कर रहे हो संविधान की, कि आज संविधान दिवस है, आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज ही आप उसी चीज़ को डिनाई कर रहे हो। फिर आप तो इससे बड़े दोगले लोग मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे साहब। सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं। गिरगिट भी शर्मा के ना हमारे पूरी दिल्ली में गिरगिटों की आबादी खत्म हो गई है, इतने बड़े गिरगिट हैं ये। अभी संविधान सभा का आयोजन कर रहे हैं, संविधान दिवस को कर रहे हैं, मोदी जी संविधान को चूम रहे हैं। उसी संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में से नहीं हटेंगे, तो उसी के ऊपर सवाल उठा रहे कि क्यों नहीं हटेंगे। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को आप सड़कों पे ला रहे हो। मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। ठीक है जी, लेकिन उसी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन संविधान में एक ये प्रावधान ये भी दिया गया था कि आने वाले टाइम में जैसे वक्त बदलेगा उस हिसाब से अगर कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करने होंगे तो वो करे जा सकते हैं। तो जब वो करे जा सकते हैं, संविधान में आज तक करीब 84 संशोधन हो चुके हैं, तो वो किस लिए हुए? मौका के हिसाब से। अभी पूरे के पूरे संविधान में आपको पता है कि आईपीसी को बदल के बीएनएस लेके आए हैं, तो फिर वो अगर संविधान की मूल स्थापना में तो संविधान में आईपीसी चल रही थी, तो आपने आईपीसी को क्यों बदला? आप भारतीय न्यायिक जो है वो क्यों लेके आए? व्यवस्था नहीं लानी चाहिए थी ना। फिर तो संविधान का सम्मान करो तो पूरा करो। फिर अगर सिर्फ 2 शब्दों पे आपको आपत्ति है तो फिर आपने बीएनएस क्यों लागू करी? आपको तो आईपीसी और सीआरपीसी लागू करके रखनी चाहिए थी। उनसे आपने क्यों किनारा काटा? उनसे आपने क्यों कन्नी काटी? शर्मा जी, आप पूरी तरीके से जो है ये हिंदू विरोधी वाली बात करते हैं। देखिए जी, लोग अगर मुझे कहते रहते हैं हिंदू विरोधी, मुझे कहते रहे, मुझे कोई समस्या नहीं। रही बात हिंदू विरोध की, मैं हिंदू विरोध में नहीं हूँ।